वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले नाज़रीन हम बात कर रहे थे वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब से, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। इनसे मजीद हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सर क्रीक के इलाके की नौयत है क्या और ये तनाज़ा अब तक क्यों नहीं हल हो सका। इस मसले की निशानदही 1960 में हुई। 1969 से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान कई साल के वक्फों से 10 साल से ज़ायद मरतबा नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। सर क्रीक का 307 किलोमीटर तवील दलदली इलाका सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान रन ऑफ कच्छ के समंदरी हदूद में वाक़े है। ये जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है ये तकरीबन अब 100 साल पुराना हो गया है। अर्ली 19th सेंचुरी में ये बेसिक प्रॉब्लम हुआ था। जो राजा ऑफ कच्छ था उसने कुछ थोड़ी सी इंक्रोचमेंट की थी, तो जो कमिश्नर ऑफ सिंध था उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की थी। 1914 और 1925 के नक्शों में बरतानवी हुकूमत ने इसे सूबा सिंध का हिस्सा दिखाया, जबकि बम्बई करारदाद और फिर 1947 में तकसीम हिंद में भी सर क्रीक को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम किया गया। 1965 में पाक भारत जंग की दूसरी वजूहात में से सर क्रीक का तनाज़ा भी एक बड़ी वजह था। 1965 वॉर में भी ये एक वजह थी कि इस जगह को कब्ज़ा करना, किस तरह से क्या करना, ये भी एक वजह थी 1965 वॉर की भी। 65 की जंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म हेरल्ड विल्सन ने पाक भारत माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी, जिसने 1968 में इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया था। सर क्रीक तनाज़े ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब भारत ने पाकिस्तान बहरिया का तैयारा 10 अगस्त 1999 में मार गिराया, जिसमें 16 अफसरान शहीद हो गए थे। भारत ने माफ़ी मांगने के बजाय इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी तैयारे ने सर क्रीक में भारतीय हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। अर्ली मॉर्निंग में 11 अगस्त की सुबह में उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इंडियन हेलीकॉप्टर्स ने वहाँ लैंड किया है। उनके कमांडोज़ ने वहाँ जाके उसके जहाज़ के डेब्रीज जो थी, कुछ पीसेस जो थे वो उठा के इंडियन बॉर्डर की साइड पे शिफ्ट किए हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन वो जहाज़ अटलांटिक इंडिया ने मारा था और वो एक बहुत गलत फ़ैसला था इंडिया का। इस तनाज़े का एक अहम पहलू ये भी है कि दोनों मुल्कों के गरीब मछेरे गलती करके अगर इस इलाके के करीब भी पहुँच जाएं तो शक की बुनियाद पर इन्हें पकड़ लिया जाता है। 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि मई 2009 तक दोनों मुल्कों को सर क्रीक के मसले का हल तलाश करना होगा, लेकिन कश्मीर की तरह भारत ने इस मसले को भी लटका कर रखा हुआ है। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक मेहर, आज न्यूज़। और व्यूअर्स, सर क्रीक से मुतालिक रिपोर्ट के बाद एक बार फिर हम चलेंगे लाहौर स्टूडियोज, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब, सर क्रीक शुरू से ही सिंध का हिस्सा था, फिर आखिर क्या वजूहात थी कि भारत ने इस पर अपना हक जमाया और आज तक ये कब्जा हल नहीं हो सका? देखिए, ये आप ये देखें कि जो समुद्री हदूद हैं, जितने भी इंडियन ओशन में जितने ममालिक हैं या दुनिया में जो ममालिक भी साहिल समुंदर पे वाक़या हैं, एक इंटरनेशनल लॉ के तहत उनकी समुद्री हदूद का तयन किया जाता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये अजूबा था या ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा हल तलब मसला था, लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ कशीदा रहे तो उन्होंने हर वक्त हर जगह हमें डंडी मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी 65 में रन ऑफ कच्छ में जो ज़मीनी तयन था हदूद का, उस पर झगड़ा किया और उस वक्त ये इस इशू को नहीं रहा। मैं सर क्रीक में और मैं ख़ुद हमारे जहाज़ जो हैं वो 65 से पहले मार्च अप्रैल में यहाँ पे जो अपनी ड्यूटी पे गश्त करते रहे हैं। और इसके बाद ये इनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी हद से तजावज़ किया, लेकिन चूँकि समुंदर में कोई इस तरह के पिलर तो गड़े नहीं होते हैं, इसलिए इसका पता नहीं चलता। लेकिन जावेद साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कहा इस पूरी चीज़ को कि भारत ने अजूबा बनाया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि अरसा गुजर जाने के बाद भी हल नहीं हो पा रहा। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसके हल की तरफ अगर दोनों पाकिस्तान और भारत जो हैं वो अगर संजीदा इक़दाम करें तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे ये मसला हल हो सकता है? ये इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर ये बैठ जाएं और हल करें और कोई थर्ड पार्टी भी इनको अगर हल दे दे, तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लॉ के तहत इसमें दोनों मुल्कों में दोनों की भलाई इसी में है कि इसको इंटरनेशनल लॉ के तहत जो समुद्री हदूद का तयन जिस तरह किया जाता है उस तरह करें तो है वो, तो इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। असल में ये
जो है, जो मैंने आपको बताया कि चूंकि समुद्री हदूद ये बेस लाइन है कि यहाँ से समुद्री हदूद जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एरिया बनता है। इसलिए अगर ये लाइन में कोई भी टेढ़ापन हुआ तो जिस भी मुल्क के या तो उसके फेवर में जाएगा या उसके अगेंस्ट जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये कही जाती है कि इस साहिली पट्टी और जो इस समुद्री इलाका आपने कहा 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो अगर ऊंच नीच हो गई तो उस मुल्क का या तो नुकसान या दूसरे मुल्क का फायदा होगा। इस साहिली पट्टी और समुद्री इलाके में तेल और गैस की कुछ ज़खायर भी मौजूद है, क्या आपके पास इस हवाले से कुछ मालूमात हैं? क्या वाकई ऐसी बात है? देखिए, इसके साथ ही थोड़ा अगर आप नीचे जाएं, समुद्र इधर हिंदुस्तान की तरफ जाएं, तो उनके पास वहाँ से ये तेल निकल रहा है, ये कांडला है और दूसरी जो उनकी बंदरगाहें हैं, और हाइड्रोकार्बन ये एरिया जो है, चूंकि डेल्टा है ना दरिया का बेसिकली, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। हमने अपने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है और भारत भी बार बार इसको लटका रहा है कि देखें, हम तो मसाइल जो हैं बड़े आराम से हल करने के लिए कोशा हैं, लेकिन जो असल मसला है कश्मीर का, उसको पसे पुश्त डालने के लिए ये सिर क्रीक का ये मसला उलझाया गया। अच्छा जावेद साहब, एक चीज बिल्कुल ये बात है कि एक इस हफ्ते की जो एक पेशरफ्त हुई, जो एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ PNS मेहरान के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ और इसमें P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया, इन तैयारों की तबाही कितना बड़ा नुकसान है और आपके ख्याल में ये नुकसान का इजाला किस तरह से मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये आंखें थीं और ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ ये टोटल कुल यही आंखें थीं। पाकिस्तान नेवी के पास P-3 से पहले भी ये सलाहियत थी, लेकिन P-3 ओरियन के जो है इसके आने से ये सलाहियत हमारी बढ़ गई थी और हमारे पास एक या दो नहीं हैं, ये हमारे पास 7-8 ऑपरेशनल तैयारे हैं। तो ये जो है इसमें एक अच्छी कैपेबिलिटी थी दुनिया जहान में, लेकिन अभी जिस तरह का ये कहा जा रहा है कि पता नहीं नेवी ख़त्म हो गई या तबाह हो गई, ऐसी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कौमी लेवल पे भी और नेवी के लेवल पे भी। और ये एक हमें समझना चाहिए कि अब तक जो तालिबान जो थे, अब ये एक स्ट्रेटजी की शिफ्ट हुई है, यानी पॉलिसी शिफ्ट हुई है। पहले वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान जो थे या हमारे इंसान जो थे या शहरी थे, पहले उनको निशाना बनाते थे। पहली दफा अब एक ये स्ट्रेटजी शिफ्ट हुई है, टारगेट शिफ्ट हुआ है कि उन लोगों ने जानों को नुकसान देने की बजाय ये साथ साथ हमारे असासों को नुकसान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। अमन बराबरी के साथ का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ।